Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछता है, व्हाट इज हैपन व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. या हमारा जो है कि हमारा परफेक्टली इलास्टिक हमारा सप्लाई है तो डिमांड क्या होगा, या हमारा डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे जो है डेड वेट लॉस पे, यानी कि हमारे प्रोड्यूसर पे बर्डन पड़ेगा या हमारे कंज्यूमर पे बर्डन पड़ेगा. ठीक, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको मोस्टली हर पेपर में आपको देखने को ही मिलेंगे. आप चाहे अगर 2015 से बाद का पेपर आप उठा के देख लीजिए, उसके पहले भी पूछते थे, लेकिन इधर आप देखेंगे तो हर एक पेपर में आपके जो है पूछते ही पूछते हैं. ठीक, और ये आपको जो है पीएचडी के भी पेपर में भी पूछ लेता है, एमए में भी पूछ लेता है एंट्रेंस में. तो ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, या बोल सकते हैं हॉट टॉपिक है. ठीक, तो अगर आप जो है कि ये कर लेते हैं, जो कि मेरे पर्सनल नोट्स से हैं, अगर आप जो है कर लेते हैं तो आपके 2 मार्क्स तो यहाँ से कहीं गए ही नहीं. आप जो है 2 मार्क्स यहाँ पे श्योर कर लेंगे. ठीक, तो हम जो है कि स्टार्ट करते हैं अपना इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन. इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का मतलब होता है कि टैक्स का जो है कौन टैक्स पे करता है. ठीक, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है इंसिडेंस. ठीक, इम्पैक्ट मतलब जिसके ऊपर टैक्स जो है कि लगाया गया है. ठीक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो इम्पैक्ट है वो जो है इंसिडेंस ही हो, यानी कि क्योंकि आप जो है कि इनडायरेक्ट टैक्स को जाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है कि दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इनडायरेक्टली जो है कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है. तो डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट जो है जो टैक्स पेयर के ऊपर ही पड़ता है. ठीक, और इंसिडेंस भी उन्हीं के ऊपर पड़ता है. लेकिन इनडायरेक्ट केस में, इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों अलग अलग पर्सन पे पड़ते हैं. जैसे अगर आप कोई स्कूटर वगैरह बेच रहे हैं, ठीक, तो स्कूटर तो मैन्युफैक्चरिंग जो किया है उसके ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो कंज्यूमर से ले लेता है. ठीक, यानी कि जो फाइनल हमारा कस्टमर होता है उससे वो पे कर लेता है उसमें ऐड करके, तो उसके ऊपर हमारा इंसिडेंस हो गया. तो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो इसमें जो है सप्लाई से रिलेटेड और डिमांड से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड जो है कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इन्हें रिमेंबर कर लेंगे तो आपको हो जाएगा. और इसका ग्राफ मैं आपको जो है समझा दूंगी. इफ़ द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज़ परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज़ परफेक्टली इलास्टिक, यानी हमारा सप्लाई जो है हमारा परफेक्टली इलास्टिक है. आपको पता होगा कि परफेक्टली इलास्टिक की वैल्यू होती है इन्फिनिटी. ठीक, गिवन इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है, हमें ये नहीं पता कि वो जो है कि मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है. तो द इंटायर मनी बर्डन इंसिडेंस ऑफ द टैक्स विल बी अपॉन द बायर. ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आपको होगा. कि देखिए ये हमारा दिया हुआ है, इफ़ द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज़ परफेक्टली इलास्टिक, ये हमारा सप्लाई हो गया. ठीक, परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि हमारा इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक ऐसे हो जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक ऐसे हो जाएगा. यहाँ पे वैल्यू जो इलास्टिसिटी की 0 होती है, यहाँ पे वैल्यू इलास्टिसिटी की इन्फिनिटी होती है. और इसने दे दिया कि ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है. ठीक, तो हमारा जो बर्डन होगा वो जो है हमारे बायर पे पड़ेगा. ठीक, आप जो है कि ये देखिए कि हमारे यहाँ जो सप्लाई ऑफ कमोडिटी है उसका तो जो है कि प्राइसेस से डायरेक्टली रिलेशन है. ठीक, लेकिन जैसे ही हम जो है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई पे जो है टैक्स इम्पोज करेंगे तो उसकी जो इलास्टिसिटी जो है वो, क्योंकि वो प्राइसेज ऐड करे तो यहाँ पे ये कम हो जाएगा. ठीक, ये जो है कम हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जैसे ही टैक्स इम्पोज करेंगे. तो इस केस में तो हमारा इम्पैक्ट जो है हमारे बायर पे ही पड़ा ना, यानी कंज्यूमर पे.
परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हो गया हमारा, और यहाँ पे जो है कि ये डिमांड दिया हुआ है। और उसके बाद अगर जो है कि हम टैक्स इम्पोज करते हैं तो ये हमारा रिड्यूस होकर यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि टैक्स इम्पोज करने के बाद क्योंकि हमारा जो सप्लायर है वो प्राइसेज इंक्रीज कर नहीं सकता, प्राइसेज क्योंकि हमारी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, ठीक, तो प्राइसेज इंक्रीज कर नहीं सकता, तो वो जो है सप्लाई को ही रिड्यूस करेगा। और जब सप्लाई रिड्यूस करता है तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाती है, और जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है तो अब हमारे जो है कंज्यूमर को जो है यहाँ पे तो बायर का ही तो लॉस हुआ, यहाँ से ये वाला पोर्शन लॉस हो गया ना, ठीक, क्योंकि उनको ये एज्यूम होता है कि वो प्राइसेज इतने ही पे कर रहे हैं, लेकिन वो इतना तो टैक्स गवर्नमेंट को पे चल जाता है, तो ये इधर गवर्नमेंट रिवेन्यू जाती है और ये कंज्यूमर का जो है इतना हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा जो है कि इंसिडेंस आप जो है बायर के ऊपर पड़ता है, ठीक। आप एक बार फिर से देख लीजिए, इफ़ द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक गिवन इज elasticity of demand, the entire money burden incidence of the tax will be upon the buyer, ठीक। अब हम अपना नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। इफ़ द सप्लाई ऑफ अ टैक्सेड कमोडिटी इज हाईली इलास्टिक, देखिए यहाँ पे है सप्लाई जो है हमारा हाईली इलास्टिक है, यानी कि वन से ज़्यादा है बट इन्फिनिटी से कम होगा। हाईली इलास्टिक, एक हम इलास्टिसिटी वाला वीडियो बनाएंगे, फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप जान लीजिए कि यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है मोर देन वन होगा लेकिन लेस देन इन्फिनिटी होगा, ठीक। Given the elasticity of demand, the money burden of the tax will be more upon the buyer and less on the seller। तो हमारा जो है बर्डन जो है मोर ज़्यादा होगा बायर पे और लेस होगा सेलर पे। इसका डायग्राम देखिए आप, तो ये इस तरीके से होगा, ये यहाँ पे यस, ठीक, ये हमारा हो गया डिमांड, ठीक। अब ये हमारा जो है आ गया हमारा ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब जब हमारा टैक्स इम्पोज हो रहा है तो सप्लाई हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और जब हमारा सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो ये हमारा आ गया, ये एक मिनट सॉरी, ये हो गया हमारा, ठीक। तो इसमें आप जो है कि ट्रायंगल को ऊपर वाला देखिए, ये जो ये ट्रायंगल बने हुए हैं ये इस तरीके से, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नीचे वाला जो होता है वो प्रोड्यूसर का होता है, ऊपर वाला जो है कंज्यूमर का होता है, यानी ये बायर का, ये सेलर का। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाला ट्रायंगल बड़ा है, ठीक, एज कम्पेयर टू ये नीचे वाले ट्रायंगल से, ठीक। तो इस ट्रायंगल को देख के आप बता सकते हैं कि जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है मोर इलास्टिक होता है और गिवन हमारा डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ होता है तो जो है कि हमारा जो मोर बर्डन होता है वो बायर के ऊपर पड़ता है, लेस ऑन द सेलर पड़ता है। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हमारा जो है थर्ड कंडीशन, इफ़ द इलास्टिसिटी ऑफ टैक्सेड सप्लाई ऑफ टैक्सेड कमोडिटी इज यूनिटी यानी कि ये इस तरीके से होगा, ठीक, 45 डिग्री पे आप समझ लीजिए। तो द मनी बर्डन ऑफ द टैक्स विल बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द बायर एंड सेलर। तो ये तो बहुत ही आसान है कि हमारा जो है कि अगर यूनिटी होता है, चाहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो, अगर हमारा दोनों सेम होता है तो हमारा बर्डन जो है सेम पड़ता है, ठीक। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी, ये दोनों जो ट्रायंगल है ये दोनों सेम आएंगे, ठीक। अगर ये हमारा यूनिटी होगा तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सेम आएंगे और दोनों के ऊपर इंसिडेंस हमारा सेम पड़ेगा। अगर डायग्राम थोड़ा इधर उधर है तो आप जो है कि परफेक्ट नहीं, डायग्राम तो सही लग रहा है, परफेक्ट हमारा यही आएगा, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन चलते हैं, इफ़ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज लेस इलास्टिक गिवन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस इलास्टिक है यानी स्टीपर होगा, ठीक, यानी कि इस तरीके से खड़ा, ठीक। इफ़ द सप्लाई ऑफ commodity is less elastic given the elasticity of demand, the burden of the tax will be more upon the producer होगा, यानी सेलर होगा, और लेस ऑन द बायर। ये देखिए कैसे होगा, जब स्टीपर होगा यानी हमारा लेस इलास्टिक होगा, ठीक। ये इस तरीके से, ये हो गया हमारा सप्लाई, ये हो गया हमारा डिमांड, ठीक। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन।
ठीक, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इसके बाद जो है हमने टैक्स इम्पोज किया तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से हमारा जो है ये डिमांड तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ से हमारा प्राइस अब ये हो गया, क्वांटिटी हमारी ये हो गई। ठीक, प्राइस हमारी ये हो गई P1, P समझ लीजिए ये Q1 Q, पहले PQ था, अब जो है हमारी प्राइस P1 पे क्वांटिटी कम हो गई, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई देखिए हो ही रहा है। तो अब ये वाला पोर्शन आप ट्रायंगल को देखिए, तो ये वाला ट्रायंगल हमारा बड़ा है, ये वाला ट्रायंगल हमारा जो है छोटा है। ठीक, छोटा है, तो ये हमारा जो होता है सेलर का होता है, ये हमारा बायर का होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है सप्लाई लेस इलास्टिक होगा और डिमांड दिया हुआ है, तो हमारा जो है बर्डन मोर ऑन द सेलर होगा। तो अगर आपको कभी समझ में नहीं आ रहा है पेपर में कि आपको क्या करना है, तो आपने जो है कि क्वेश्चन को देखना है कि उसमें क्या क्या और कैसे दिया है, बस उसको जो है उसी तरह ड्रॉ करते जाइए, और फिर आप जो परफेक्टली अगर डायग्राम बना लेते हैं तो आप उस ट्रायंगल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके ऊपर इंसिडेंस पड़ेगा। ठीक, if the supply of taxed commodity is perfectly inelastic, the entire money burden of the tax will be upon the seller। तो आपका जो है कि इंटायर मनी बर्डन जो होगा वो सेलर के ऊपर होगा। ये तो आप देख ही सकते हैं, ये देखिए अगर ये इस तरीके से आपने जो है कि सप्लाई हमारी फिक्स हो गई। ठीक, सप्लाई फिक्स हुई, ये हमारा डिमांड। अब जो है कि आप जो है कि टैक्स लगाएंगे, तो टैक्स लगाने पे क्या होगा कि प्राइसेज ही इंक्रीज होंगे, क्योंकि सप्लाई तो हमारी फिक्स ही है। तो टैक्स जैसे कि अगर यहाँ पे अभी ये प्राइसेज है हमारी, ठीक, अब टैक्स लगाएंगे हमारा, तो हमारा जो है कि प्राइसेज जो है इंक्रीज होगी, सप्लाई पे नहीं। तो बर्डन कौन करेगा, बर्डन जो है हमारा सेलर करेगा। ठीक, बर्डन उसको जो उठाना पड़ेगा। ठीक, अब जो है हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड कर लेते हैं। ये तो हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का केस। अब जो है हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का केस करेंगे। आप ये जो है कि 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कर लेते हैं तो आपके 2 मार्क्स यूजीसी नेट पक्के हो जाएंगे। और 2-2 मार्क्स क्या, 1-1 मार्क्स जो है मैटर करता है, क्योंकि लोग 1-1 मार्क्स से जो है नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होने से रुक जाते हैं। ठीक, तो इसलिए हर एक पॉइंट और 1-1 मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। इफ़ द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, if the demand for the commodity is perfectly elastic given its elasticity of supply, the entire money burden of the tax will be upon the seller। ठीक, यानी कि अगर हमारा जो है ये परफेक्टली इलास्टिक हो गया, ये हमारा सप्लाई हो गया, तो हमारा जो है सेलर पे ही डिमांड करेगा, बर्डन होगा। बिकॉज इफ़ द सेलर राइजेज द प्राइस ऑफ गुड इट्स डिमांड विल फॉल, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। जैसे आप देखिए ये हमारा हो गया जो कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हो गया, हमारा डिमांड हो गया सॉरी, और फिर उसके बाद जो है कि ये हमारा हो गया सप्लाई। जैसे ही टैक्स इम्पोज होगा हमारा सप्लाई जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है कि प्राइसेज जो है फिक्स रहेंगे, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है और इस पर कोई भी डिमांड वो प्रोड्यूसर से कर सकता है। लेकिन अगर हमारा जो है कि प्रोड्यूसर जो है कि प्राइसेज इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, तो यहाँ पे जो है बर्डन जो है वो सेलर को ही उठाना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट ये यहाँ है। अगर आपको जो है थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा हो तो मैं आपके सामने इसीलिए बोल रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए। ठीक, इफ़ द डिमांड फॉर टैक्सेड कमोडिटी इज़ हाईली इलास्टिक, हमारा जो है डिमांड फॉर कमोडिटी इज हाईली इलास्टिक है, द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स विल बी मोर ऑन द सेलर एंड लेस ऑन द बायर। यानी देखिए अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो भी हमारा बायर पे पड़ेगा, और लेस इलास्टिक यानी मोर इलास्टिक है तो भी हमारा जो है बायर पे सेलर पे ही पड़ेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा जो है परफेक्टली इलास्टिक जो है हमारा जो है हाईली इलास्टिक डिमांड है, यानी ये जो है फ्लैटर होगा डिमांड। ठीक, अब ये हमारी सप्लाई हो गई, टैक्स इम्पोज हुआ तो हमारी सप्लाई जो है शिफ्ट हो गई लेफ्टवर्ड। जैसे ही सप्लाई हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई, ठीक, ये इस तरीके से।
तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में नीचे वाला पार्ट हमारा जो है, नीचे वाला ट्रायंगल बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। तो यहाँ पे जो है कि मोर ऑन द बायर होगा, अरे मोर ऑन द सेलर होगा, नीचे वाला प्रोड्यूसर पार्ट है ना, तो सेलर होगा, और लेस ऑन द कंज्यूमर यानी बायर होगा, ठीक। और नेक्स्ट जो है कि हम चलते हैं, तीसरा अपना है, इफ़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड इज़ यूनिटी। ये तो आपको सिंपल है कि अगर हमारा यूनिटी है तो हमारा बर्डन इक्वल होगा। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ यहाँ पे कि इफ़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड इज यूनिटी, द मनी बर्डन ऑफ द टैक्स विल बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द सेलर एंड बायर, ठीक। यानी हमारा जो है डिमांड फॉर कमोडिटी यूनिटी है, यानी कि ये इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से, तो हमारा जो है बर्डन जो है सेम ही पड़ेगा। आप ट्रायंगल जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये डायग्राम की वजह से मिस्टेक हुआ है, ट्रायंगल हमारा जो है सेम ही आएगा, ठीक। ये ट्रायंगल जो है दोनों का बायर और सेलर का सेम आएगा, ठीक। चौथा है हमारा, इफ़ द डिमांड फॉर द टैक्सेड कमोडिटी इज़ लेस इलास्टिक, यानी यहाँ पे हमारा जो है स्टीपर हो जाएगा डिमांड, तो यहाँ पे जो है इंसिडेंस ऑफ द टैक्स विल बी मोर अपॉन द बायर होगा और लेस ऑन द सेलर होगा, ठीक। ये डिमांड हमारा स्टीपर हो गया, ठीक। ये हमारा सप्लाई हो गया, ये आप देखिए इस तरीके से, ठीक। अब जो है कि ये सप्लाई जो है, प्राइसेज जो है हमारे जो है टैक्स इम्पोज हुए, तो हमारे जो है सप्लाई रिड्यूस हो गई, सप्लाई रिड्यूस हो गई तो हमारा जो है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो हमारा जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से जो है प्राइसेज जो है इंक्रीज हो गए और सप्लाई जो है डिमांड जो है डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाला ट्रायंगल वो है शॉर्ट है, ऊपर वाला ट्रायंगल बड़ा है जो कि कंज्यूमर का है, बायर का है, तो मोर ऑन द बायर एंड लेस ऑन द सेलर। नेक्स्ट कंडीशन चलते हैं, इफ़ द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक। हमारा जो है डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक है, द इंटायर बर्डन ऑफ द टैक्स इज बोर्न बाय द बायर, यानी हमारा जो है कि अगर डिमांड फॉर कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये वर्टिकल है, देन द इंटायर बर्डन ऑफ द टैक्स इज बोर्न बाय द बायर। यहाँ पे आप देखिए ये इस तरीके से, ये हो गया हमारा सप्लाई, ठीक। अब जब हमारा टैक्स इम्पोज होगा तो हमारा सप्लाई कम होगा, ठीक। तो ये जो है कि सप्लाई जो है उसी प्राइसेज में जो है कि ऐड कर देगा टैक्स को, तो ये पोर्शन जो है पहले कंज्यूमर को जाता था, अब वो गवर्नमेंट रिवेन्यू में चला जाएगा। इस तरह जो है कि हमारा बर्डन जो होगा वो हमारा कंज्यूमर पे पड़ेगा, यानी बायर पे पड़ेगा। अब चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि किस तरीके से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है, ठीक। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई द ग्रेटर इज इंसिडेंस ऑन द टैक्स ऑन द बायर होगा। आप जो है कि पहला वाला पॉइंट देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, सेकेंड पॉइंट जो आप देखेंगे ये, इफ़ द सप्लाई ऑफ अ टैक्सेड कमोडिटी इज हाईली इलास्टिक, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ़ द ग्रेटर द इंसिडेंस ऑफ द इफ़ द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, द ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि ये जो सप्लाई ऑफ मोर है, ठीक, परफेक्टली तो है नहीं, मोर है, गिवन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द मनी बर्डन ऑफ द टैक्स विल बी मोर ऑन द बायर एंड लेस ऑन द सेलर। ये हो गया अब हमारा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विच शोज द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी अंडर द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग कास्ट, ठीक। If a unit tax is imposed on the commodity, what will be the amount of the burden of the tax on the buyer, ठीक। तो आपने यहाँ पे सिर्फ ये डायग्राम देखना है, ये आपको जो है अंडर द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, ये एक कंफ्यूज करने के लिए आपको ये यूनिट टैक्स से मतलब है बस, और आपको यहाँ पे देखना है, ठीक। तो आपने देखना है ये डिमांड हो गया, ये हमारा सप्लाई हो गया, ठीक। अब यूनिट टैक्स इम्पोज हुआ, टैक्स इम्पोज होने के बाद सप्लाई जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। सप्लाई जब हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई यानी यस यस डैश हो गई, तो हमारी प्राइसेस पी डैश हो गए और क्वांटिटी हमारी यन हो गई, ठीक। अब जो है आपका जो ये डायग्राम यानी ये डेड वेट लॉस वाला जो पार्ट बनता है आपका, डेड वेट लॉस आई थिंक मैंने कराया हुआ है, अगर नहीं कराया होगा मैं देख लूँगी तो मैं आपको करा दूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पूछता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर का डेड वेट लॉस और प्रोड्यूसर का, आई थिंक कराया है, मुझे याद नहीं आ रहा।
और आपको अगर ये वाला पार्ट अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं डेड वेट लॉस भी करा दूँगी मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन आप देखेंगे ट्रायंगल क्यू एल ई, ये जो है टोटल डेड वेट लॉस को दिखाता है, जिसमें ट्रायंगल क्यू आर ई ये हमारा है प्रोड्यूसर का कंज्यूमर का डेड वेट लॉस है, और ट्रायंगल आर एल ई ये नीचे वाला पोर्शन ये हमारा जो है प्रोड्यूसर का डेड वेट लॉस है, ठीक। तो इसने पूछा है इफ़ अ यूनिट टैक्स इज इम्पोज ऑन द कमोडिटी व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द बर्डन ऑन द टैक्स ऑन द बायर, यानी बायर यानी कि हमारा जो है सेलर कंज्यूमर हो गया, ठीक। बायर यानी कि कंज्यूमर, और बायर वाला पोर्शन तो ऊपर है, तो यानी कि क्यू आर जो होगा वो हमारा बर्डन होगा, तो यहाँ पे जो है आर क्यू आ रहा है, तो ये हमारा हो गया आंसर आर क्यू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है द इंसिडेंस ऑफ सेल्स टैक्स इज ऑन द सेलर, यानी कि हमारा जो है कि इंसिडेंस ऑफ द सेल्स टैक्स इज ऑन द सेलर पड़ रहा है, यानी प्रोड्यूसर पे पड़ रहा है। तो व्हेन द डिमांड कर्व, तो आपने जो डिमांड कर्व करा होगा तो आपको यही पता होगा कि अगर हमारा डिमांड कर्व जो है लेस इलास्टिक होता है या परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, तभी जो है कि हमारा इंसिडेंस जो है बायर के ऊपर पड़ता है, अदरवाइज और तीनों केस में जो है इंसिडेंस हमारा सेलर पे ही पड़ता है, ठीक। यानी इसमें पूछा है कि द इंसिडेंस ऑफ सेल्स टैक्स इज ऑन द सेलर, तो आप देखेंगे फॉर द प्रोडक्ट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये तो होगा नहीं। फॉर द प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है, एक ये केस होता है। प्रोडक्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक वाला केस तो होगा ही नहीं। और फॉर द प्रोडक्ट इज मॉडरेटली इलास्टिक, तो मॉडरेटली वाली छोड़ देते हैं, बी देखते हैं आप। और यहाँ पे मैं आपको जो है कंडीशन दिखा देती हूँ अपने, जिससे आपको पता चल जाए। ये देखिए, हाँ, इफ़ द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इन इलास्टिक द इंटायर मनी बर्डन ऑफ द बोर्ने बाई बायर, ठीक। तो यहाँ पे जो है कि इंटायर मनी जो है बायर पे की जा रही है, और यहाँ पे देखिए सेलर पूछ रहा है इफ़ द डिमांड फॉर द टैक्सेड कमोडिटी इज लेस इलास्टिक द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स विल बी मोर ऑन द बायर, यहाँ पे भी मोर जो है बायर पे, लेकिन हमें सेलर देखना है। इफ़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड इज यूनिटी, यहाँ पे भी इक्वल है, हमें मोर ऑन द सेलर देखना है। इफ़ द डिमांड फॉर द टैक्सेड कमोडिटी इज हाईली इलास्टिक द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स विल बी मोर ऑन द सेलर एंड लेस ऑन द बायर। तो ये हमारा जो है आंसर मिल गया कि यहाँ पे जो है हमारा फॉर द प्रोडक्ट परफेक्टली इलास्टिक है, या जो है कि मॉडरेटली इलास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा। आप देखिए मॉडरेटली, जैसे कि अगर हाईली इलास्टिक बोलता तो हम जो है टिक करते इसको, ठीक। लेकिन मॉडरेटली का मतलब होता है बीच में ना, बीच में तो यूनिटी आती है हमारी। आप समझने की कोशिश कीजिए, मॉडरेटली का मतलब क्या होता है, हाईली इलास्टिक नहीं होता। मॉडरेटली का मतलब तो यूनिटी आ जाएगा ना, पांचों कंडीशन में आप देखेंगे तो यूनिटी हमारी बीच में आती है, और मॉडरेटली इलास्टिक। और यहाँ पे तो हमें हाईली इलास्टिक चाहिए या परफेक्टली इलास्टिक चाहिए, क्योंकि मॉडरेटली में तो वो दोनों में बराबर बराबर पड़ेगा, तो इसलिए हमारा जो केस होता है इसका आंसर, हमारा आंसर बी होता है, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।